नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो भी आपका चल रहा है आहार, किस रोग में कौन से आहार देते हैं, इसमें हमने आपसे चर्चा कर चुकी हूँ कहीं पर। इसमें आपका ज्वर में आहार, टाइफाइड ज्वर में आहार और इसके साथ साथ पेप्टिक अल्सर जो अल्सर होता है उसमें आहार, और आज आपके लिए लेकर के आई हूँ डायबिटीज़ में कौन से आहार दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा टॉपिक है जो आपके नेट के भी यानी जो नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी आपके इससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका डिटेल टॉपिक के बारे में। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि कोचिंग करना क्या ज़रूरी है, क्या ऐसे ही पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और हमारे अनुसार जिस तरह मैंने टॉपिक कवर किया है, आपको जो भी टॉपिक मैंने अभी तक कवर किया है वो यदि आप उसी से आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। मैंने आपको एक तरीके से गाइडलाइन दे देते हैं, एक तरीके से आपको जो निचोड़ पढ़ना है वो आपको मैं दे देती हूँ, और इसके बाद आप बुक का सहारा लेकर के आप खुद भी सेल्फ स्टडी करके भी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। आपकी जब ये मन में होगा नहीं कोचिंग से ही सही होगा, नहीं हम अच्छे से वहाँ पढ़ लेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे अगर आप खुद सेल्फ रिजर्व हैं, सेल्फ डिपेंड है, यानी आपको सब कुछ पता है, केवल आपको तैयारी करनी है, तो मेरे अनुसार केवल आपको सेल्फ स्टडी करिए, प्लस वीडियो में देखिए, और आपके पास जो बुक अवेलेबल है, जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक को एक बार बुक से भी आप सर्च कर लिया करिए। हो सकता है कुछ पॉइंट और भी उसमें से हो और भी आपको आ जाए। और कोई सी टॉपिक को देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव वे में आता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपके माइंड बेस पे होते हैं, तो उससे भी आपको जो बुक पढ़ेंगे वहाँ पर माइंड बेस्ड जो क्वेश्चन आपके आते हैं उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। और नहीं तो मैं ऑल ओवर टॉपिक लेकर के ही आती हूँ, इसमें आपका टॉपिक कवर हो जाए और ऑल ओवर आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाए। तो ये आपके जो क्वेश्चन था उसको मैंने बताया और आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर लिया है डाइट इन डायबिटीज़। अब देखिए, डाइट इन डायबिटीज़ में है कि डायबिटीज जिसको हम हिंदी में मधुमेह रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह। मधुमेह रोग में कौन सा आहार देते हैं? अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं मधुमेह होता क्या है। मधुमेह रोग जो है एक हमारे रक्त शर्करा यानी हमारे ब्लड में रक्त शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अब बढ़ता किस लिए? देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में वो स्टोर होता है, और उसके बाद वो स्टोर होने का मतलब ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। लेकिन ये हमारे शरीर में कैसे एनर्जी कैसे देता है? तो इसके लिए जो हमारा भोजन जो हम लेते हैं वो हमारा ग्लूकोज में चेंज होने के लिए ये इंसुलिन होता है, ये इस पे बहुत ही हेल्प करता है, और जिससे ये सेल्स में जा कर के ग्लूकोज के रूप में स्टोर होती हैं और इसके बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। और यदि ये इंसुलिन की सिक्रेशन कम हो जाए, यानी जो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलने वाला एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन हार्मोन, ये हमारे रक्त की शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखने का काम करता है। इसी को क्या बोलते हैं? इंसुलिन कहते हैं। तब इसी की मात्रा में जब डिसबैलेंस हो जाता है, वो सही से नहीं होता है, यानी सही मात्रा में नहीं होता है, तो कम हो जाता है तो अधिक हो जाता है। तो यानी कम की वजह से ही क्या होता है, इंसुलिन के हमारे में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसी को हम मधुमेह नामक रोग कहते हैं। अब यहाँ पर हमने अंग्रेजी में भी लिख दिया है। तो देखिए, डायबिटीज इज अ क्रोनिक डिजीज, एक क्रोनिक डिजीज होती है जिसको जो उत्पन्न होता है व्हेन पेनक्रियाज इज नो लॉन्गर एबल टू मेक इंसुलिन। जब हमारा पेनक्रियाज बहुत लंबे समय तक जो है इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, उसके प्रोड्यूस करने के योग्य नहीं होता है, तो अथवा बॉडी कैन नॉट मेक गुड यूज ऑफ द इंसुलिन। देखिए, या हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन का सही तरीके से जो है, जो इंसुलिन जो होता है ये सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है शर्करा का, तो इस स्थिति में क्या होता है? मधुमेह नामक रोग होता है। अभी मैंने आपको हिंदी में भी बताया। अब देखिए, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन की आवश्यकता भी मैंने आपको बताया। ग्लूकोज को एनर्जी में प्रोड्यूस करने के लिए इंसुलिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, जो पेनक्रियाज से निकलती है, यानी अग्नाशय से निकलती है। और जब ये ग्लूकोज से एनर्जी में प्रोड्यूस होता है तो हमें एनर्जी देती है, तो हमारी बॉडी बैलेंस होती है। लेकिन जब ये हमारे इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे हमारा
जो रक्त का ग्लूकोज का जो लेवल होता है रक्त में वो ज़्यादा होने जाता है, उस स्थिति को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया किसे कहते हैं? जब रक्त में शर्करा की मात्रा यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, उस समय जो है क्या होता है, उसी स्थिति को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना ही हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। तो ये बातें आप याद रखना, जिसमें आपका नॉर्मल कितना होता है, 80 से 100 mg पर 100 ml होता है। कितना? ये हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा होती है 80 से 100 mg पर, 80 से 120 भी होता है। तो नॉर्मली देखिए यहाँ पर जो 80 से 100 mg पर 100 ml होता है। जब इससे ज़्यादा यानी 120, 150, 150, 200, 250 तक जब बढ़ने लगता है, उस समय जो है डायबिटीज़ रोग क्या कह सकते हैं हमारे शरीर में हो जाता है। तो ये होता है इसका मेन, जिसको मैंने फंक्शन आपको बताया। अब आते हैं इसके टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। देखिए डायबिटीज़ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है, इसको नाम याद रखना, इसको IDD के नाम से जानते हैं। क्या है? IDD, इसको बोलते हैं आयोडीन डिपेंडेंट डायबिटीज़। क्या बोलते हैं? आयोडीन डिपेंडेंट डिजीज़। यहाँ पर आयोडीन नहीं होगा, यहाँ पर इंसुलिन होगा। क्या होगा? यहाँ पर इंसुलिन डिपेंडेंट डिजीज होगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने आयोडीन लिख दिया क्योंकि आयोडीन वाला भी एक है, उसको भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंसुलिन डिपेंडेंट डिजीज होता है, यानी टाइप 1 जो डिजीज होता है ये 20 वर्ष के पहले, यानी कहने का मतलब है बाल्यावस्था में ये होता है, और इसी को जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं, और ये बाल्यावस्था में होता है। 20 वर्ष के पहले की अवस्था जो होती है वो हमारा क्या होता है? डायबिटीज होते हैं। अब वहीं पर इसको कहते हैं इंसुलिन का स्राव कम या यहाँ पर नहीं बनता है। क्या है? इंसुलिन का स्राव जो होता है कम हो जाता है या नहीं बनता है, वो हमारा क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज। इसमें क्या होता है? इसमें जब नहीं बनता है या स्राव इसका कम हो जाता है, उस स्थिति में इंसुलिन को इंजेक्शन के द्वारा रोगी को दिया जाता है। जो भी बच्चा होता है यदि उससे बीमारी से ग्रसित हो टाइप 1 डायबिटीज से, तो उसको इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन उसके शरीर में डाली जाती है, उसको इंजेक्शन के द्वारा, जिससे उसके जो इंसुलिन है वो बैलेंस रहे। तो यानी इंजेक्शन के द्वारा। दूसरा, उसके आहार पर नियंत्रण रख करके। क्या होता है आजकल हम क्या है, फास्ट फूड, कैंड फूड, जो आपके डिब्बा बंद चीज़ें आ रही हैं उस पर हम ज़्यादा डिपेंड होते हैं। वो हमारे बच्चे भी क्या होते हैं, उस पर ज़्यादा यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो उस ऐसे फूड को खाने पर धीरे धीरे क्या होता है, हमारे शरीर का जब यूज नहीं होता है, बॉडी का जितने भी हमने ग्लूकोज के रूप में, एनर्जी के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो चीज़ें लिया है वो हमारे शरीर में यूज नहीं होता है, तो क्या होता है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। और इसी को जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ कहते हैं। इसीलिए इंजेक्शन के द्वारा, आहार पर नियंत्रण रख करके और व्यायाम के द्वारा इसको रखने की, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब दूसरा आता है टाइप 2 डायबिटीज़। ये 20 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। ये मुख्य रूप से एडल्टहुड कहते हैं इसको। क्या ये? यानी ये हमारे जो प्रौढ़ावस्था होते हैं, उस प्रौढ़ यानी 20 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था, उस अवस्था में ये टाइप 2 डायबिटीज़ देखा जाता है। और ज़्यादातर जो केसेज आ रहे हैं मोस्टली रूप से ये हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं, क्योंकि हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो फिजिकल कार्य हैं, धीरे धीरे हमारा कम होता जा रहा है। और जो खाने की चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट की रिच कार्बोहाइड्रेट, यानी जो हमारे लिए नुकसानदेह है, उन चीज़ों को हम ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोग भी जो है इस बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। इसमें सबसे मेन कारण होता है मोटापा। मोटापा कब होगा? जब हमारा शरीर जो है, जितना हम एनर्जी लेते हैं वो एनर्जी हमारा यूज़ नहीं होती है, और यूज़ ना होने के कारण वही ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर होने लगती है फैट के रूप में, चर्बी के रूप में। वही से क्या होता है, मोटापा, उसी को मतलब कि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंतर्गत आ जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा ये क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ये तो इंसुलिन पर डिपेंडेंट, इंसुलिन के इंजेक्शन लगा के सही कर लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, और इसी को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और इसी को यहाँ पर देखिए जुवेनाइल लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है एडल्ट। क्या होता है? एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। क्या होता है? एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ होता है। और इसमें मुख्य रूप से जीवन शैली हमारी यदि बैलेंस नहीं होती, सही नहीं होती, आदत नहीं बनती है, कहने का मतलब है कभी खा लिया बिना समय के,
मतलब कि कह सकते हैं बिना समय पर कुछ चीज़ को खाते रहना और ऐसी चीज़ें खाते रहना जो हमारे शरीर के नुकसानदेह होती है। तो सही तरीके से जब जीवन शैली नहीं होती है, उठना सोना पढ़ना ये सारी चीज़ों की जब हैबिट नहीं होती है और बिना समय के हम चीज़ों को करते हैं, इसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और शारीरिक श्रम कम करने की वजह से भी हमने आपको इसका रीज़न बताया, तो इसकी वजह से पेय पदार्थ जैसे हम कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। और संतृप्त वसा का प्रयोग, संतृप्त देखिए हमने आपको पढ़ाया भी था। और जो संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा किसे कहते हैं, इसके बाद कमेंट भी आया, मैं इसको भी बताऊंगी आपको डिटेल। देखिए संतृप्त जिसको सैचुरेटेड फैट कहते हैं, ऐसा फैट जो ठोस अवस्था में रहता है, जैसे हमारा डाल्डा हुआ। रिफाइंड भी हमारा इसमें आता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में भले रहता है लेकिन वो कई प्रक्रियाओं से रिफाइंड फॉर्म में होता है वो, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन आप जानिए सैचुरेटेड का मतलब जो ठोस के रूप में सॉलिड फॉर्म में रहता है वो हमारा सैचुरेटेड होता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। एक इसकी परिभाषा है 20 डिग्री सेल्सियस पर की टेम्परेचर पर यदि जो ऑयल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो जान लीजिए वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन 20 डिग्री यानी कमरे के टेम्परेचर पर यदि वो ठोस अवस्था में बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या होता है वो हमारा सैचुरेटेड फैट होता है। तो ये भी आप याद रखना। हमने आपका संतृप्त वसा का प्रयोग करने से भी ये मोटापा बढ़ता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ के अंतर्गत वो आ जाते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। आप देखिए इससे क्या होगा, हृदय रोग, इससे ज़्यादा केसेस होते हैं हृदय रोग के, क्योंकि मोटापा भी क्या है, हमारे धीरे धीरे हमारी वाहिनियों में चर्बी जमती जाएगी, जिससे जो हमारी जो वाहिकाएँ होती हैं रख ले जाने वाली, उसमें धीरे धीरे जमता जाता है वसा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि हार्ट अटैक की भी संभावना हो जाती है। यानी हृदय रोग बढ़ने के कारण डायबिटीज़ से हृदय रोग हो जाते हैं। अब देखिए इसमें कैसे क्या आता है, इसके भार पर यानी अपने बॉडी वेट पर कंट्रोल रखें और ऐसे अपनी जो जीवन शैली है उसको एक नियमित बनाएं और आहार पर ध्यान दें, क्या खा रहे हैं, कितना मात्रा में खा रहे हैं, कितना हमारी बॉडी में यूज है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रख करके ही खाया जाए। और दवा का यानी जो दवा चलाई जाए डॉक्टर के संपर्क से चिकित्सक के, वो भी जो है करते रहना चाहिए, मतलब इसको दवा से इलाज भी करते रहना चाहिए। तीसरा हमारा आता है गेस्टेशनल। देखिए गेस्टेशनल जो होता है डायबिटीज़, इसको बोलते हैं GDM, डायबिटीज़ मेलाइटस, यहाँ पे यम से मेलाइटस हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये गर्भावस्था में होने वाला रोग है। कह सकते हैं इसमें जब कोई लेडी 35 के प्लस जब प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जो है ये कंडीशन ज़्यादा देखा जाता है कि वो गर्भावस्था में ही उसको जो है डायबिटीज़ हो जाता है। और यदि इसका सही समय पर इलाज होता है तो क्या है, बच्चे को डायबिटीज़ से बचाया जा सकता है। और यदि इसका इलाज नहीं हो पाता है प्रेगनेंसी पीरियड में, तो उसके साथ साथ माँ के साथ साथ बच्चों को भी, जो बच्चा पेट में होता है उसको भी हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना है। यानी मुख्य रूप से 2 होते हैं, लेकिन और देखा जाए तो ये जो गेस्टेशनल होता है ये भी क्या होता है, गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज होता है। ये मैंने यहाँ पर टाइप्स बताया। अब आहार पे आते हैं, हमें क्या क्या आहार में लेना चाहिए। देखिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे बीन्स, नट्स, सीड्स, ये सब चीज़ों का, यानी जो प्लांट पर डिपेंड चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा सेवन करें। अंकुरित अनाज का ज़्यादा सेवन करें और इसके साथ साथ नट्स, सीड्स, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो और ऐसे फैट का यूज़ किया जाए जो अनसैचुरेटेड होते हैं। यानी जो हमारे ड्राई फूड होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, उसमें कम से कम उसमें सैचुरेटेड फैट नहीं है और ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता है डायबिटीज़ के लोगों के लिए। अब है फिश एंड सी फूड। फिश मैंने मछली और जो समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं इनका सेवन किया जाता है। एग्स, अब यहाँ पर जो लो, देखिए यहाँ पर एग्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा लो फैट डेयरी। अब देखिए लो फैट डेयरी का मतलब है यानी जो दूध का उपयोग किया जाए जिसमें कम से कम फैट हो और ऐसे हो जिसमें से जो कभी कभी हम यूज भी करते हैं दूध को, तो उसके मक्खन को निकाल करके तब उसको यूज किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो उसका बटर है वो ना जाने पाए, क्योंकि ये भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है डायबिटीज़ के लोगों के लिए। मैंने आपको बताया डायबिटीज़ तभी होगा जब हमारे शारीरिक फंक्शन, शारीरिक कार्य कम होंगे और एनर्जी चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस समय डायबिटीज़ की अवस्था बनती है होने की। अब आता है आहार। अब देखिए इसमें लीन प्रोटीन, यानी हमें जो प्रोटीन लेना है बहुत ही न्यून मात्रा में लेना है, लेकिन प्लांट बेस्ड लेना है। और इसमें आपका आता है हाई फाइबर। फाइबर की चीज़ जैसे आपका शकरकंद हुआ और उसके साथ साथ चुकंदर हुआ, और ये सब चीज़ों का यूज ज़्यादा किया जाए। इसमें फाइबर यानी रेशेदार पदार्थों का सेवन इसमें किया जाए। और लेस प्रोसेस्ड फूड, देखिए जो लेस प्रोसेस्ड का मतलब
जो हम पैक्ड फूड खाते हैं वो ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग करके हमारे पास आती है। वो पैक्ड जो की जाती है वो ज़्यादा उसमें कहीं प्रोसेसिंग करने के बाद तो वो पैक्ड बनती है, वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, वो डेड फूड के रूप में होती है। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के लेवल को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर के लिए नुकसान, यानी हमारे शरीर को हेल्दी नहीं बनाते हैं बल्कि वो नुकसानदायक होते हैं। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर कार्बोनेटेड फूड, और जैसे इसमें फ्रूट जैम, जेली और कोका कोला, पेप्सी, ये सब किस में आते हैं? ये सब हमारे कार्बोनेटेड फूड होते हैं। तो इन सब चीज़ों का कम से कम यूज़ किया जाए। लेस प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो वेजिटेबल्स को भी बहुत पैक्ड में आते हैं, फ्रूट्स को भी जैम के रूप में देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है? नुकसानदेह होती हैं। लो फैट डेयरी, हमने अभी आपको यहाँ पर ही बताया, लो फैट डेयरी चीज़ों का उपयोग किया जाए। अप्लाई, अब अप्लाई क्या करना है? अप्लाई वेजिटेबल बेस्ड फैट, जैसे एवोकाडो, नट्स, ओलिव ऑयल, हमने अभी आपको बताया। अनसैचुरेटेड फैट, यानी जो आपके ड्राई फ्रूट्स, मेवे होते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं? नुकसानदेह नहीं होते बल्कि वो फायदेमंद होते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्जित में हमने यहाँ पे लिखा है रिफाइंड फ्लोर, जैम, जेली, कैंड फूड किसे कहते हैं? जो पैक्ड फूड है टिन के डिब्बे में, या जो पैक्ड डिब्बे में आता है उसी को कैंड फूड बोलते हैं। वो भी क्या है? नुकसानदेह होता है। अब आता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल होता है वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत हाई होता है। जैसे हम आलू का चीनी, ये सब क्या है? ये इसका जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए इन सब फूड को इसको बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक लोड। इन सब चीज़ों का सेवन ना किया जाए, कम। और इसके बाद सैचुरेटेड फैट, मैंने आपको बताया सैचुरेटेड फैट ना यूज किया जाए, इससे हमारे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती है। तो ये आप याद रखना, रिफाइंड फूड, जैम, जेली, कैंड फूड, हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड और सैचुरेटेड फैट जो है इसमें वर्जित होते हैं, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, हमने एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को कवर किया है कि क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए, कितने, क्या प्रोटीन कितना, कौन से फूड, कार्बोनेटेड फूड क्या होते हैं, प्रोसेस्ड फूड मैंने आपको बताया, सैचुरेटेड फैट क्या है, अनसैचुरेटेड फैट क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए गुरुदेव में दिए जाने वाले आहार लेकर के आऊँगी। तो ये हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।